चलिए एक बार फिर से टीम यूएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग आज जहाँ से छोटा था हम लोगों का उसके आगे से एक नए टॉपिक को, गुणित अनुपात का नियम। यह नियम 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार क्या कहा गया कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं। तो वही कहानी है कि जैसे यहाँ देखो, पहले इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ अलग अलग यौगिक दिए गए हैं। N2O है, N2O2 है, N2O3, N2O4 और N2O5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, फिक्स है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 28 है। इसमें भी वही होगा, इधर और इन दोनों में भी वही होगा। 28 ही परमाणु द्रव्यमान हो किसका, नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में आणविक अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जबकि यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। यहाँ इस वाले में 16 भाग हैं और दूसरे वाले में क्या है, 32 भाग है ऑक्सीजन के। तीसरे वाले में कितना है, 48 भाग है और चौथे वाले में 64 और अंत में N2O5 में 80 भाग है किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भागों से नाइट्रोजन के निश्चित भाग संयोग करके अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। जैसे अब इसमें देख लीजिए, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन का कितना है, 12 भाग निश्चित है, दोनों में 12 परमाणु द्रव्यमान होता है और दोनों का क्या है, निश्चित है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं कितने, 16 भाग हैं और इसमें हैं कितने ऑक्सीजन के, 32 भाग हैं, 32 भाग हैं। तो ऑक्सीजन के 16 भाग और 32 भाग यानी भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान से संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। और दूसरा है हम लोगों का क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात, रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो देखते जरा इसको क्या है। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्वों ए और बी, एक हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक यहाँ पे तत्व लिया गया है, अलग अलग किसी तीसरे तत्व से यानी सी के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस कहानी को समझना कुछ ऐसे, जैसे क्या है, दो तत्व हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि सल्फर है और हाइड्रोजन है। तो ये दो तत्व हैं और ये क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे तत्व से, तीसरा तत्व दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयोग करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। और जो सल्फर है, सल्फर भी ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयोग करके SO2 बना रहा है। मतलब दोनों ये जो कॉमन तत्व हैं किसी तीसरे तत्व, सॉरी कॉमन तत्व नहीं है, जो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं किसी तीसरे तत्व, जो कि ये कॉमन तत्व है, दोनों के लिए एक समान है। जैसे हाइड्रोजन के लिए भी वही है और सल्फर के लिए भी वही है, सॉरी देख नहीं रहा था, हाइड्रोजन के लिए भी वही है और सल्फर के लिए भी वही है। तो ये जो तीसरा तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन सल्फर के साथ भी संयोग करके एक निश्चित द्रव्यमान में H2O और SO2 का निर्माण कर रहा है। और ये दोनों तत्व आपस में संयोग करके एक तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं, H2S। तो अब इसे कह रहे हैं क्या, रेसिप्रोकल लॉ। तो वही कह रहे हैं कि दो तत्व जैसे हाइड्रोजन और सल्फर हो गए किसी तीसरे तत्व से, जो कि ऑक्सीजन हो गया, एक निश्चित भार से संयोग करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसके निश्चित भार, जैसे ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम के साथ संयोग कर रहा है, जबकि सल्फर के साथ 32 ग्राम के साथ संयोग कर रहा है। तो मिल करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण कर रहे हैं। जबकि ये दोनों तत्व आपस में ही संयोग करके एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या,
रेसिप्रोकल लॉ। ये दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ये क्या है, सल्फर है, दो अलग अलग तत्व हैं। जो तीसरा तत्व है ये ऑक्सीजन, ये एक कॉमन तत्व है, कॉमन एलिमेंट है दोनों के लिए। तो कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और सल्फर भी करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके संयोग करके कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जबकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, SO2 बनाता है। और ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करके आपस में संयोग कर क्या बनाते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस नियम को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगला नियम देखते हैं, गे-लुसैक का नियम। गे-लुसैक का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार गैसें जब परस्पर रासायनिक क्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों से सरल अनुपात होता है, बशर्ते सभी आयतन समान ताप व दाब पर मापे गए हों। यानी जो यहाँ कंडीशन दी जा रही है कि सभी जो आयतन हैं यहाँ पे, चाहे वो रिएक्टेंट के हो चाहे वो प्रोडक्ट के हों, सभी आयतन किस पे मेज़र किए जाते हैं, मापे जाते हैं, वो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर व प्रेशर पर मापे जाते हैं। तो इसमें जो इनका एक सरल अनुपात होता है उसे क्या बोल रहे हैं, गे-लुसैक का नियम बता रहे हैं। देखते हैं, जैसे समझते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना है, एक है, एक आयतन है यहाँ पे, माना 1 लीटर। और Cl2 कितना है यहाँ पर, उसे भी 1 लीटर मान लिया। ये दोनों आपस में, ये रिएक्टेंट है, अभिकारी अभिकारी पदार्थ हैं। ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बना रहे हैं, जिसका कितना आयतन है, 2 आयतन है। तो 2 लीटर मान लिया यहाँ पे। तो इनका जो अनुपात बन रहा है अभिकारी पदार्थों का और उत्पाद का, तो क्या बन रहा है, 1:1:2। तो ये इनका एक सरल अनुपात बन रहा है। इसे क्या कौन सा नियम बता रहे हैं, गे-लुसैक का नियम। नियम कुछ क्या है, जैसे कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेसिक से, तो लोगों ने अपने हिसाब से, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया, समझाया। तो उन्हीं के आधार पर उनको क्रेडिट देने के लिए उनको एक नियम के आधार पर इसको प्रतिपादित कर दिया गया। तो चलिए ठीक है, आज यही इतना ही देखेंगे हम लोग। फिलहाल इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए अगले एपिसोड में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी, और फिर बचे हुए कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। थैंक यू।